Hello everyone. So this is Pooja Dangi and welcome back to my YouTube channel Physics Shorts. So लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर हमने डिस्कस की थी चार बेसिक प्रोसेस, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, इनका बेसिक यानी कि एक इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके थे कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये बेसिकली चार प्रोसेसेस होती हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सी होती है जिसमें हीट कांस्टेंट होती है, आइसोकोरिक कौन सी होती है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और आइसोबारिक कौन सी होती है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को और एडियाबेटिक प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट मीन्स इनके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, किस तरीके से हम आइसोथर्मल प्रोसेस को ऑकर करवा सकते हैं, और क्या इसके लिए इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे और इसके लिए इक्वेशन क्या होगी। ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी होती है हमारे पास जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है। सो कल के लेक्चर में हमने एक चीज और डिस्कस करी थी कि किसी भी सिस्टम की अगर हमें स्टेट डिस्कस करनी है, यानी कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को का पता लगाना है कि वो कौन सी स्टेट में है, तो वहां पे हम चार चीजें देखते हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। ठीक है। सो इसके अंदर हम चार चीजें देखते हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है हमारे पास, वो कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है। मोस्टली हम इन तीन चीजों को लेकर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। कंपोजिशन का इतना यहाँ पे रोल नहीं है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे स्टेट को डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है हमारे पास, दैट मीन्स टेम्परेचर हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है। यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या है, चेंज हो सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। ये तो हो गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस होती क्या है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है, यानी कि एसेंशियल कंडीशन क्या है जिसमें हम आइसोथर्मल प्रोसेस को करवा सकते हैं, जिससे आइसोथर्मल पॉसिबल हो सकती है। ये कौन सी कंडीशन है, मेनली दो कंडीशन है इसके लिए। पहली कंडीशन ये है कि इसकी जो वॉल्स हैं, वॉल्स शुड बी शुड बी परफेक्टली परफेक्टली कंडक्टिंग। दैट मीन्स हमारे पास ये सिस्टम है, जैसे कि मान लेते हैं पहले हमारे पास ये कंडीशन थी, मतलब जो इसकी स्टेट थी वो क्या है कि इसका प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1 एंड टेम्परेचर है इसका T। ठीक है। हमारे पास टेम्परेचर सेम रहना चाहिए क्योंकि प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है। लेकिन वॉल्यूम और प्रेशर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो वॉल्यूम और प्रेशर चेंज कर सकते हैं लेकिन टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे वॉल्स को कंडक्टिंग क्यों बोला गया है, वॉल्स को कंडक्टिंग इसलिए बोला गया है ताकि अगर प्रेशर और वॉल्यूम को हमें चेंज करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिएगी प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करने के लिए। लेकिन इसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, टेम्परेचर तो हमारे पास टी ही रहेगा। दैट मीन्स ये जो टेम्परेचर है इसका तो हम यूज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं से तो हमें एनर्जी चाहिएगी इसको चेंज करने के लिए, दैट मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए।
ठीक है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें मिलेगी एक्सटर्नल हीट देने पे। इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से, जैसे कि हमने अगर इसको हीट प्रोवाइड करी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 से इंक्रीज होके हमारे पास P2 हो जाएगा। और अगर प्रेशर सॉरी प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर अगर रिड्यूस होएगा तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 से V2 में चेंज हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सो इसको करवाने के लिए, इस प्रोसेस को करवाने के लिए हमें क्या चाहिएगी, हीट चाहिएगी। इसीलिए हमारी जो वॉल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए, ताकि हम इसको हीट प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे पास पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि जो इसके अंदर जो भी हम प्रोसेस करवा रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, स्लो प्रोसेस होनी चाहिए। प्रोसेस शुड बी स्लो। यानी कि स्लो प्रोसेस क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको अगर एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, किसी भी चीज को अगर हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। लेकिन हमारी प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये प्रोसेस जो है वो कैसी होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, ताकि जितनी भी हीट प्रोवाइड हमने इसको करी है वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाए, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। दैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर पे इफेक्ट ना पड़े, यानी कि कंप्लीटली इसको, उस हीट को यूज करने के लिए टाइम मिल जाए। इसीलिए हमारे पास प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। ठीक है। सो ये तो हो गई हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है और उसके लिए कंडीशंस क्या हैं। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या होती है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, पी वी इक्वल्स टू, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। यहाँ पे P क्या होता है, प्रेशर होता है, V क्या है, वॉल्यूम है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर सॉरी आइसोथर्मल एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन, कौन सी भी चीज हो सकती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोथर्मल ऑपरेशन बोल सकते हैं, या फिर आइसोथर्मल चेंज बोल सकते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज समझ आ गई होगी। दैट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो सकते हैं, बट टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। फिर इसके लिए कंडीशंस क्या हैं, वॉल्स जो है वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए, और ये जो प्रोसेस है ये कैसी होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए। वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग क्यों होनी चाहिए और प्रोसेस स्लो क्यों होनी चाहिए, ये आपको समझ आ गया होगा। दैट मीन्स क्यों होनी चाहिए, ताकि इसको हीट एक्सचेंज, ये हीट एक्सचेंज कर सके, और उसके लिए मतलब को एक प्रॉपर टाइम मिल जाए, ताकि उसको पूरी हीट को वो वर्क डन में कन्वर्ट कर सके, ताकि टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, उसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, और उसकी इक्वेशन क्या होगी। सो एडियाबेटिक प्रोसेस, प्रोसेस या फिर हम इसको ऑपरेशन बोल सकते हैं, एडियाबेटिक ऑपरेशन। ठीक है। सो एडियाबेटिक ऑपरेशन कौन सा होता है, दैट जिसके अंदर हीट कांस्टेंट होती है। ठीक है। जिसमें हीट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। दैट मीन्स इसके अंदर प्रेशर भी चेंज कर सकता है, टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है, और वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है। यानी कि ये तीनों चेंज क्या होंगे यहाँ पे, चेंज हो सकती हैं, लेकिन हीट यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। सो एडियाबेटिक ऑपरेशन कौन सा होता है, जिसमें हीट कांस्टेंट होती है, बाकी चीजें चेंज हो सकती हैं। ठीक है। अब है कि इसके लिए कंडीशंस क्या होंगे। सो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कंडीशंस इसके लिए दो कंडीशन हो जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसके लिए जो वॉल्स है वो कैसी होनी चाहिए, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। सो वॉल्स शुड बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। यानी कि जो कंडीशंस हैं
आइसोथर्मल के लिए और एडियाबेटिक के लिए वो दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, फर्स्ट में क्या था कि वॉल्स कैसी होनी चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। इसमें क्या है कि वॉल्स कैसी होनी चाहिए, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम था, इसका प्रेशर था P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसके अंदर चेंज किया तो इसका प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2 एंड टेम्परेचर हो गया हमारे पास T2। ये कैसा चेंज था, एडियाबेटिक ऑपरेशन था। तो एडियाबेटिक ऑपरेशन में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों ही तीनों ही चेंज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंडीशन क्यों बोली गई है कि वॉल्स जो है वो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि वॉल्स अगर परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होंगी तो इसके अंदर क्या होगा, हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। और हमारा ऑपरेशन जो है उसके अंदर क्या है कि वो हीट जो है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। सो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो वॉल्स हैं उनको परफेक्टली हम नॉन कंडक्टिंग रख रहे हैं। ठीक है, सो वॉल्स हमारी अगर परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी हीट चेंज नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, सो हीट चेंज इक्वल्स टू क्या है, जीरो है। ठीक है, सो ये थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रोसेस शुड बी फास्ट। ये प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। फास्ट क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सिस्टम जो है वो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग नहीं होता है। मतलब कुछ ना कुछ हर एक सिस्टम के अंदर कोई भी 100% नॉन कंडक्टिंग या फिर 100% कंडक्टिंग नहीं होता है। सो इसके अंदर अगर हम बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो कुछ ना कुछ हीट जो है एक्सचेंज हो जाती है। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे, फास्ट करवाएंगे, ताकि इसमें हीट एक्सचेंज का टाइम ना मिले। ठीक है, सो दीज आर द कंडीशंस फॉर एडियाबेटिक ऑपरेशन। ठीक है, सो इसके अंदर जैसे कि हीट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन किस वजह से हो रहा है, यानी कि इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन करने के लिए। जैसा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब बाहर से हमने एनर्जी उसको प्रोवाइड करवाई थी एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन होने के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि यहीं से ही, इसी टेम्परेचर से ही ये क्या कर रहा है, एनर्जी का यूज कर रहा है एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब हम डिस्कस करेंगे इनके एग्जाम्पल्स। एडियाबेटिक के लिए हम इक्वेशन डिस्कस कर लेते हैं पहले। सो एडियाबेटिक के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, equation for adiabatic operation will be PV gamma equals to constant. So this will be the equation for adiabatic operation. ठीक है, पीवी गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये गामा क्या है, गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, गामा क्या है यहाँ पे, दिस इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1V1 गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, अब P2V2 गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, सो ये दोनों ही क्या है, एक कांस्टेंट के इक्वल है। सो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, P1V1 गामा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, P2V2 गामा। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास एक इक्वेशन। इसके बाद अब हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम एंड प्रेशर, तीनों ही चीजें यहाँ पे चेंज हो रही हैं। ये इक्वेशन जो हुई है हमारे पास सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में हुई है। ठीक है, तो अब इसको हम टेम्परेचर की टर्म में भी कैलकुलेट करेंगे। सो आइडियल गैस की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू NRT। पीवी इक्वल्स टू क्या होती है, NRT। अगर यहाँ पे हम n इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, r इज द रेडबर्ग कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर। ठीक है, सो n इक्वल्स टू अगर 1 ले लेते हैं तो इक्वेशन विल बी पीवी इक्वल्स टू r
टी, ये हो जाएगी हमारे पास। सो यहां से अगर हम प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर टी डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, इसको हम मान लेते हैं 3। ठीक है, इसको जो पी की वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में रखेंगे। P इक्वल्स टू क्या है, आर टी डिवाइडेड बाई वी। इसी तरीके से P2 हो जाएगा हमारे पास, P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर टी वन डिवाइडेड बाई वी, और P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर टी टू डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, इस तरीके से भी रख सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट P की वैल्यू रख रहे हैं तो हमें रखना पड़ेगा इस इक्वेशन में, पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, सो हम इसको फर्स्ट में ही रख लेते हैं। ठीक है, दैट मीन्स पी वी गामा इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन में अगर हम पी की वैल्यू रखेंगे, पी वी गामा इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। यहाँ पे हम पी की वैल्यू रखेंगे, पी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, आर टी डिवाइडेड बाई वी आई है। सो आर टी डिवाइडेड बाई वी हमने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, वी गामा इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से वी डिवाइड में है, पावर 1 है यहाँ पे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगी वी की पावर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर टी वी गामा -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आर यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, टी वी गामा -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट था ऊपर। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, आर, आर भी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। सो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, एक कांस्टेंट हो जाएगा। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी टी वी गामा -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये आ गई हमारे पास इसकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर मेनली 3 इक्वेशन होती है, दैट मीन्स ये इक्वेशन किसकी टर्म में है, टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म में है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, T1 V1 गामा -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2 V2 गामा -1। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन फॉर एडियाबेटिक चेंज। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, सो प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में अगर हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है तो पीवी इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, आर टी, इसका यूज करेंगे। तो अब इस बार हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर। सो वी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर टी डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, सो v की वैल्यू अगर रखेंगे इस इक्वेशन में, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट में, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, या फिर ए मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ए। सो ए इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी, वी की वैल्यू कितनी है, आर टी डिवाइडेड बाई पी, और पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, गामा इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पी, ये था आर टी, आर की पावर भी क्या हो जाएगी, गामा, और टी की पावर क्या हो जाएगी, गामा हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे पी की पावर गामा हो जाएगी, इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये जो पी गामा है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस गामा हो जाएगा, और पी वन ऑलरेडी ऊपर है, सो पी वन माइनस गामा आ जाएगा यहाँ पे। आर की पावर गामा, गामा क्या है, कांस्टेंट है, आर भी क्या है हमारे पास, ये भी कांस्टेंट है। तो ये कंप्लीट एक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, टी गामा बचेगा, और ये जो कांस्टेंट है इसको हम इधर ले आएंगे आर गामा को। ठीक है, अब ये कांस्टेंट के डिवाइड में एक कांस्टेंट है, तो ये कंप्लीट एक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो पी वन माइनस गामा इक्वल इंटू टी गामा इक्वल्स टू हमारे क्या पास क्या हो जाएगा, कैपिटल के मान लेते हैं इस कांस्टेंट को। सो दिस विल बी द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इनको जो एडियाबेटिक चेंज के लिए जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं इनको ए बी सी मान लेते हैं हम। पहली जो इक्वेशन थी वो ए थी, सेकंड जो इक्वेशन है वो क्या है, बी है, एंड थर्ड इक्वेशन को मान लेंगे सी। दिस इज बी
और थर्ड इक्वेशन क्या है, इसको मान लेते हैं सी। सो ये तीन इक्वेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एडियाबेटिक चेंज के लिए, ठीक है। यानी कि कभी कभी इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि तीनों इक्वेशन दे दी जाएंगी ये, और एक फोर्थ इक्वेशन दे दी जाएगी, कोई भी रॉन्ग इक्वेशन दे दी जाएगी। तो हमें उसमें बताना होगा कि कौन सी इक्वेशन एडियाबेटिक चेंज के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों ही इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक बार समराइज करके इकट्ठे लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, पी वी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट था, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या थी, टी वी गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। एंड थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, पी गामा माइनस वन, सॉरी वन माइनस गामा होगा आई थिंक, हाँ वन माइनस गामा था, पी वन माइनस गामा, और इनटू में क्या था, टी गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो ये तीन इक्वेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनको इस तरीके से भी P1 V1 और P2 V2 की टर्म में भी पूछ लिया जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट को हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 V2 गामा, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगी, T1 V1 गामा माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2 V2 गामा माइनस वन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, P1 माइनस गामा, और T1 गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 माइनस गामा एंड T2 गामा, ठीक है। सो ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी फॉर द एडियाबेटिक एडियाबेटिक ऑपरेशन, ठीक है। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये था हमारे पास एडियाबेटिक चेंज। हमने यहाँ पे देखा कि एडियाबेटिक चेंज होता क्या है, उसके लिए कंडीशंस क्या है, और उसके लिए इक्वेशन क्या होगी। सो एडियाबेटिक चेंज क्या होता है, जिसमें हीट कांस्टेंट होती है, प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज होते हैं। कंडीशन क्या है, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए और फास्ट प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एडियाबेटिक चेंज एंड आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल के भी एग्जाम्पल रह गए थे हमारे डिस्कस करने। सो पहले हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल के एग्जाम्पल्स क्या हैं। आइसोथर्मल के एग्जाम्पल्स क्या है, आइसोथर्मल कैसी कंडीशन थी हमारे पास जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, मेल्टिंग प्रोसेस जो है, ठीक है। यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस बोल सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग प्रोसेस हो जाएगी इसी तरीके से, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर या फिर किसी भी चीज की बॉइलिंग है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। सो आइसोथर्मल चेंज का, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइसोथर्मल चेंज कैसे हुआ, आइस किस डिग्री के ऊपर मेल्ट करना स्टार्ट करती है, 0 डिग्री पे ही मेल्ट करना स्टार्ट करती है, या फिर हम फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स 0 डिग्री पे जैसे ही आइस मेल्ट करना स्टार्ट करती है, तो ऐसा तो नहीं है एकदम से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। मेल्ट जब वो करती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, ठीक है। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है मेल्ट होने के बाद, ठीक है। सो यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। सो मेल्टिंग ऑफ आइस कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसी तरीके से बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर बॉईल करना किस टेम्परेचर पे स्टार्ट करता है, 100 डिग्री पे स्टार्ट करता है, ठीक है। और 100 डिग्री पे ही वाटर कैसा होता है, लिक्विड भी होता है और वेपर्स में भी चेंज होता है, ठीक है। यानी कि ये प्रोसेस, यानी कि टेम्परेचर इस प्रोसेस में क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। नाउ एडियाबेटिक प्रोसेस के एग्जांपल्स क्या हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सी थी हमारे पास जिसमें हीट कांस्टेंट होती है, ठीक है। सो एडियाबेटिक प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं ब्रस्टिंग ऑफ टायर, ब्रस्टिंग ऑफ टायर। यानी कि आपने कभी देखा होगा कि बसेस वगैरह जो है उनका एकदम से मतलब टायर फट जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है। बहुत टाइम से अगर मान लो चल रही है बस, तो वहां पे क्या होता है, हीट उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गई होती है और उसको टाइम नहीं मिल पाता।
एडियाबेटिक प्रोसेस कैसी थी हमारी, फास्ट प्रोसेस थी। ठीक है, सो उस हीट को एक्सचेंज होने के लिए उसको टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए एकदम से वो क्या हो जाती है, टू उसकी उस हीट को झेल नहीं पाती, इस वजह से क्या हो जाती है, वो फट जाती है। ठीक है, या फिर इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सडन कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ ए गैस। सडन compression and expansion of a gas, expansion of a gas। ठीक है, यानी कि किसी गैस को अगर सडनली कंप्रेस करवाया जाता है या फिर एक्सपेंड करवाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक चेंज बोलेंगे। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडियाबेटिक चेंज एंड आइसोथर्मल चेंज। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व। ठीक है, यानी कि पीवी डायग्राम इसको ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर उसमें स्लोप में क्या डिफरेंस होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्लोप ऑफ आइसोथर्मल आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक एडियाबेटिक ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन या फिर चेंज बोल सकते हैं। ठीक है, सो एडियाबेटिक ऑपरेशन और आइसोथर्मल ऑपरेशन के लिए स्लोप क्या हो जाएगा। सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सप्रेशन का देखेंगे। आइसोथर्मल के लिए हमारे पास क्या था डायग्राम, सॉरी इक्वेशन क्या थी, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस वाज द इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल चेंज। ठीक है, अब स्लोप कौन सा, हम स्लोप किसके टर्म में मेजर करेंगे, पीवी डायग्राम होता है हमारा, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसमें चेंज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किस तरीके से प्रेशर एंड वॉल्यूम यहाँ पे चेंज होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमें स्लोप किसका देखना है, पीवी डायग्राम का। दिस इज वी, दैट मीन्स वॉल्यूम, एंड दिस इज प्रेशर पी। ठीक है, सो पीवी डायग्राम का अगर हमें स्लोप देखना है, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, डी पी डिवाइडेड बाई डी वी फाइंड आउट करना होगा, यही हो जाएगा पीवी डायग्राम के लिए स्लोप। ठीक है, यानी कि अगर जैसे कि हमारे पास एक्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होता है, उसमें स्लोप क्या होता है, dx बाई dt होता है ना। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, हमारे पास dp बाई dv हो जाएगा, यानी कि चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, u इंटू वी लग जाएगा। ठीक है, दो फंक्शन है हमारे पास, मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दैट मीन्स पी कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ p। ठीक है, एंड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है इधर, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास पी डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी डी पी। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, डीपी बाई डीवी निकालना है। सो डीपी बाई डीवी निकालेंगे, यहाँ पे डीपी था, इस डीवी को इधर लेके गए, सो डीपी डिवाइडेड बाई डीवी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी इधर ही रहेगा और वी आ जाएगा डिवाइडेड बाई पी डिवाइडेड बाई वी, और साथ में साइन कौन सा था हमारे पास, नेगेटिव साइन था। सो दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इक्वेशन टू हो जाएगी ये किसके लिए था, आइसोथर्मल के लिए था, आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे एडियाबेटिक के लिए। एडियाबेटिक के लिए स्लोप क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एडियाबेटिक, सो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट था। ठीक है, सो यहां से इन दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे कि फर्स्ट में किया था। सो पी कांस्टेंट आ जाएगा, वी गामा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, गामा वी गामा माइनस वन और डी वी। ठीक है, ये किस तरीके से आया, जैसे कि अगर x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर n माइनस वन हो जाता है। ठीक है, अगर किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में है ये, तो फिर से क्या होएगा,
एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन होता है, तो मान लो यहाँ पे अगर टी के रिस्पेक्ट में होता या फिर किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में होता, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाता, डी एक्स बाई डी टी आ जाता। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे जो v गामा है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, दैट मीन्स एन एक्स की पावर n-1 होता है यहाँ पे। सो n की जगह पे हमारे पास ये क्या है, गामा है। सो ये हो जाएगा गामा v गामा -1 dv। ठीक है, यानी कि v का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर है प्लस, ये इस बार ये एज इट इज हो जाएगा v गामा एज इट इज, और p का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dp। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, u इंटू वी, अगर कोई भी दो फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज, पहले v एज इट इज हो जाएगा, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, या फिर u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन प्लस u एज इट इज, और यहाँ पे हो जाएगा v का डिफरेंशिएशन। इस तरीके से होता है। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन। हमें निकालना है इसका स्लोप, तो ये हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास p गामा v गामा -1 dv इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v गामा और dp। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें निकालना है dp डिवाइडेड बाई dv। ठीक है, सो dp था इधर, इसको dv को उधर लेके गए तो इसको इधर लेके आएंगे, और इस इधर क्या था हमारे पास, गामा p v गामा -1, इसको इधर इसके डिवाइड में आ जाएगा ये, दिस विल बी v गामा, और साइन कैसा था इसके साथ, नेगेटिव था। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, dp बाई dv इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, dp बाई dv विल बी इक्वल्स टू माइनस गामा p। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, v गामा -1 है, और नीचे क्या है, v गामा है। मतलब v गामा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, v गामा इंटू में v-1 लिख सकते हैं। सो v गामा से v गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, v-1 बचेगा, और v-1 को हम नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, v+1 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, v गामा डिवाइडेड बाई v लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में ऑलरेडी v गामा था, तो v गामा से ये v गामा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास जो स्लोप आएगा दैट विल बी माइनस गामा p डिवाइडेड बाई b। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास स्लोप आया था आइसोथर्मल प्रोसेस का, यानी कि dp डिवाइडेड बाई dv इक्वल्स टू क्या था, -p बाई b। ठीक है, दैट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dp बाई dv, दैट मीन्स स्लोप क्या आया था हमारे पास, -p डिवाइडेड बाई v। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ओनली गामा का, यानी कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसका जो स्लोप है वो कितना इससे डिफरेंट डिफर करता है, गामा से इसको डिफर करता है। दैट मीन्स यहाँ पे गामा एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, सो अब हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्लोप को। सो एडियाबेटिक चेंज के लिए हमारे पास जो ग्राफिकली P और V, दैट मीन्स एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है V, दैट मीन्स वॉल्यूम को, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है P, दैट मीन्स प्रेशर को। ठीक है, सो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए ग्राफ, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए पहले हम देखेंगे एक्सपेंशन के लिए, एंड देन हम देखेंगे कंप्रेशन के लिए। एक्सपेंशन, और सेकंड ग्राफ जो है वो किसके लिए है, कंप्रेशन के लिए। ठीक है, सो एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, यानी कि गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो ग्राफ है हमारे पास, जैसे कि स्लोप के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो ग्राफ है वो गामा टाइम्स है जो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है, यानी कि गामा टाइम्स ज्यादा हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस का। ठीक है, सो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस का जो स्लोप है वो ऊपर आएगा देन एडियाबेटिक। सो ये किसके लिए है, आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल, एंड ये किसके लिए है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक।
ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर द एक्सपेंशन, यानी कि स्लोप इसका क्या हो जाएगा, स्टीपर देन हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस से स्टीपर हो जाएगा एडियाबेटिक का। नाउ हम देखेंगे कंप्रेशन के लिए। सो कंप्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, जो आइसोथर्मल सॉरी एक्सपेंशन के लिए जो था उसका उल्टा हो जाएगा कंप्रेशन के लिए। ठीक है। सो कंप्रेशन का मतलब क्या है कि वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर कंप्रेशन। ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस बार हमारे पास उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स ये किसके लिए है, एडियाबेटिक के लिए है, एडियाबेटिक। और ये किसके लिए है, आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल। ठीक है। सो दीज आर द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है। सो इसमें क्या था हमारे पास, एक्सपेंशन में आइसोथर्मल का ऊपर आएगा, एडियाबेटिक का नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका स्लोप ज्यादा है। और अगर इसका रिवर्स कर रहे हैं हम, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि एडियाबेटिक ऊपर आ जाएगा और आइसोथर्मल नीचे आ जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द स्लोप रिलेशन बिटवीन द एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड दूसरा क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, यानी कि चारों प्रोसेसेस के लिए। ठीक है। यहाँ पे हमने इक्वेशन डिस्कस करी है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है। आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस दो हमारे पास रहते हैं, वो हम जहाँ पे वर्क डन डिस्कस करेंगे उनके लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी कोई इक्वेशन वगैरह है नहीं, तो वहीं पे उसको साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।